वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और उसे अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे। युक्ति आईएएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसका कल फ्री टेस्ट 14 जनवरी को कराया गया था, उसका जो से वीडियो एनालिसिस है, उसका क्वेश्चन एनालिसिस है, उसका पॉलिटी का जो कल हो चुका है, उसमें नेक्स्ट ज्योग्राफी का आज सेशन चलाया जाएगा। उसमें जो 15 प्रश्न पूछे गए थे आप लोगों से, उसको आज के वीडियो में शामिल किया जाएगा। उससे पूर्व जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने व्यूअर हैं, पुराने लिसनर हैं, वो चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। हमसे जुड़ने का विभिन्न माध्यम है, जैसे आप युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम, इस टेलीग्राम जो बार है उसे स्कैन कर गूगल से स्कैन कर, जिसमें गूगल स्कैनर होता है, उससे इस बार को आप स्कैन करके डायरेक्ट हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप हमें वेबसाइट, हमारी जो वेबसाइट है उससे भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे www.yuktiis.in आप लोग टाइप कीजिए गूगल पर और हमें वहाँ पाइएगा। साथ ही कॉन्टैक्ट दिए गए नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या क्यूरी से आप सारे समाधान अपना प्राप्त कर सकते हैं, तथा दिए गए जो ईमेल है उस पर आप लोग मेल भी कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर अपना रिव्यू ज़रूर दें ताकि और भी लोग इससे मोटिवेट हो सके। आप लोग के यहाँ क्या उपलब्ध हो रहा है, कितने सस्ते दरों पर चीज़ों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जो अभी तक इंडिया में ऐसा अवेलेबल नहीं हुआ है, जहाँ तक मैं अभी तक देखा हूँ। क्योंकि यहाँ पर आपको जो मिल रहा है, जैसे आपको 399 में 2000 टेस्ट सीरीज़ आपको प्रैक्टिस करने का अवेलेबल कराया गया है, तो ये सबसे सस्ता आपको कम दर पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, जो इंडिया में सबसे कम दर है इसका। हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको क्या क्या फैसिलिटियाँ मिली, क्या क्या आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ पीसीएस के सारे टेस्ट सीरीज पीटी प्लस मेंस के कराए जाएंगे। और भी जो भी सेगमेंट होगा उन लोगों को धीरे धीरे जोड़ा जा रहा है, उन स्टेट को जोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी बिहार एसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, आईबी और एयरफोर्स संबंधित जो भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं, वो सारे आप लोग के यहाँ अवेलेबल एक ही प्लेटफॉर्म पर, युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पीआईबी का, इम्पोर्टेंट पीआईबी का जो डेली का पीआईबी होता है उसे अपलोड कराया जा रहा है। हालांकि कुछ दिनों से अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि कुछ एरर चल रहा था, उसे ठीक कर लिया गया है। अब डेली कंटिन्यू आप लोगों को पीआईबी मिलेगा। साथ ही साथ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप लोगों को सेगमेंट मिलेगा। यहाँ पर आप लोग वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर सारी चीज़ उपलब्ध है, उसे देख सकते हैं आप लोग। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी मिलेगा, जॉब यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हैं, जो भी जॉब आया है उसे सर्च कर सकते हैं। तो जो आप देखिए, जैसे बहुत से जॉब पोर्टल होते हैं, उसके आप लोग वहाँ जाते हैं, पर युक्ति आईएएस पर आइएगा, सब कुछ एक ही जगह आप लोग पाइएगा। बीपीएससी से टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दिया जाए। यहाँ 21 टेस्ट है, जिसमें एक 1 फ्री टेस्ट है जिसे सभी लोग ओपन है, और सब्जेक्टिव टेस्ट आपको 7 दिए हैं प्राप्त होगा, जिसमें फुल टेस्ट आपको 13 होंगे। टोटल 21 टेस्ट आप लोग अवेलेबल होंगे। और इस टेस्ट सीरीज़ में जो टॉप करेंगे 500 स्टूडेंट, उन्हें 1,21,000 का डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा, प्राइज़ दिया जाएगा कैश रिवार्ड के तौर पर, और भी आप लोग जिसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इसका रजिस्ट्रेशन आप लोग स्टार्ट है, आप लोग जान ही रहे होंगे। इस टेस्ट सीरीज़ का मात्र फ़ी रखा गया है 199, हालांकि फ़ी इसका था 699, पर इसे डिस्काउंट के तौर पर 199 रखा गया। जितने जल्दी हो सके आप लोग इसमें इनरोल करा लीजिए, क्योंकि ये लिमिटेड ऑफ़र है, जिसकी वैलिडिटी 2 ईयर होगी। इस पैक की वैलिडिटी 2 ईयर होगी। इसमें जो भी आप लोगों को पीडीएफ दिया जाएगा, वीडियो दिया जाएगा, उसे 2 साल तक आप लोग उसे देख सकते हैं। और ये होगा, आपको उपलब्ध होगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम आप लोग उपलब्ध होगा, तो दोनों माध्यम के छात्र इस टेस्ट सीरीज़ में भाग ले सकते हैं। तो चलिए, इसके साथ ही बहुत सी चीज़ें और भी, उसे भी देख लेते हैं। आपको एसएससी बूस्टर की, जिसका मैं बात कर रहा था अभी, एसएससी बूस्टर में आपको 399 रुपया देना है, पेड करना, जिसमें आपको 2000 टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा, जिसमें आपको इस बूस्टर के साथ, स्कोर बूस्टर के साथ एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर्स गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम होते हैं उसका टेस्ट सीरीज का आप लोग एक्सरसाइज आप लोग उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ यह दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है।
और आपको एसएससी केवल स्टूडेंट है तो केवल 199 देकर आपको 500 टेस्ट अवेलेबल होगा, जिसकी वैलिडिटी एक साल होगी। बैंकिंग वाले हैं तो बैंकिंग एसएससी केवल फीस का रखा गया 199 और 500 टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 साल होगी। साथ ही रेलवे वाले कैंडिडेट जो हैं वो 199 पर इसका परचेज कर सकते हैं, जिसमें 500 टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा और इसकी वैलिडिटी 1 साल होगी। तो चलिए अब हम लोग जो भी प्रश्न है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या प्रश्न का एनालिसिस था। कल पॉलिटी के करंट अफेयर के सेगमेंट में हो चुका है, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं। तो चलिए मैं 31 प्रश्न के बाद आ जाता हूँ डायरेक्ट ज्योग्राफी वाले प्रश्न पार्ट में। तो चलिए देखते हैं क्या है ज्योग्राफी वाले में। 1 सेकंड समय दीजिएगा। 30 हो गया, 31। चलिए हाँ, 31 में क्या था इसे देख लेते हैं। 31 में आप लोगों को था, चलिए प्रश्न देखते हैं। गांधी सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है। तो परियोजना से आपको बार बार प्रश्न देखने को मिलेगा, या किसी भी एग्जाम में आप किसी भी पीसीएस को देते, यूपीएससी देते, कहीं भी देते हैं तो परियोजना आपके लिए बहुउद्देशीय परियोजना बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ से प्रश्न बार बार देखने को मिलते हैं या इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। जैसे इसका नदी पूछ सकता है, या यह किस जोन में है, अर्थात नदी का जो जोन होता है उसके संदर्भ में प्रश्न पूछ सकता है। किस राज्य में, इससे प्रश्न पूछ सकता है। अर्थात परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप लोग कर लीजिएगा, प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इसका उत्तर देखते हैं। राजस्थान है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। और अभी मैं इसे बार बार ई बोलूँगा क्योंकि यह लंबा ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन ई समझिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश होगा, गांधी सागर परियोजना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख ले तो सॉल्यूशन क्या है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है, जो मध्य प्रदेश के राज्य में बनाया गया है। गांधी सागर परियोजना या पावर स्टेशन के रूप में भी इसका नाम जाता है। इस गांधी सागर का कहीं कहीं आप लोगों को गांधी पावर स्टेशन के रूप में भी आप लोगों को मिल सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का नाम यहाँ लिख दिया गया है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। कहीं पूछे तो इसको मिसगाइड नहीं होना है, उसको वही समझना है, गांधी सागर परियोजना। इसकी आधारशिला कौन रखे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा रखा गया था। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था, तो इसके संदर्भ में बातें बताइए। चलिए इनके द्वारा कब रखी गई? 7 मार्च 1954 को। मैं बार बार परियोजनाओं के आपको डेट बता रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से रखिएगा। इसमें बीपीएससी में बहुत से डेट फैक्ट पूछे जाएंगे, तो इसके संदर्भ में लोग याद रखना है। इसके संबंध में अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, मकालू जो शिखर है की ऊंचाई निम्नलिखित में से कितनी है? तो इसके संदर्भ में कौन सा ऑप्शन है? 84 और 81, ऑप्शन बी 85 91, 81 72 और 80 78। तो आपको सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर वो ये होगा, 81 84 है। इंग्लिश वाले वर्जन भी देखते रहिए। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है, एक्सप्लेनेशन क्योंकि हिंदी में किया जाता है, दोनों अगर किया जाए, इसी में हिंदी में ही करंट का जैसे 30 क्वेश्चन हुआ था कल, 1 आवर का प्रश्न हो गया था, सेशन चला गया था। तो बहुत सी चीज़ें मैं इसमें बताता हूँ आप लोगों को, तो इसलिए लंबा हो जाता है। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए, इससे देखिए, इसका पीडीएफ प्राप्त होता है, उससे आप नोट डाउन कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मकालू जो शिखर को विश्व के ऊंचे पर्वतों में से एक माना जाता है, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 84 81 मीटर। आप लोगों को कहीं कहीं वेरी करेगा, ये एनसीईआरटी के डाटा से मिलाया हुआ है, और जो भारत सरकार का जो पोर्टल है, ऑथेंटिक पोर्टल है, यहाँ से इसे टैली कर लिया गया है। तो आप लोग डाटा टेंशन नहीं लीजिएगा, ये डाटा सही दिया हुआ है। तो कहीं कहीं अगर होता है डाटा तो उसको मिसगाइड नहीं, उसे सुधार लेना है। क्योंकि मैं फेसबुक पर बार बार अपडेट करता हूं आप लोगों को, और ग्रुप में भी अपडेट करता हूं, टेलीग्राम के ग्रुप में। अगर कहीं क्वेश्चन एरर होता है, डाटा का वेरी होता है, उसे मैं ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाई करवा देता हूं। तो आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप लोग डाटा वेरिफिकेशन का बाद में बोलूँ, उसे आप लोग डाटा चेंज कर लेना है, सुधार लेना। चलिए, अब यह हिमालय पर्वत श्रेणी में हिमालय में स्थित नेपाल तिब्बत सीमा पर है स्थित है। यह माउंट एवरेस्ट से कितना है? 23 किलोमीटर पूर्व दक्षिण में। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है प्रश्न में, यह किस और स्थित है? पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, या पूर्व पश्चिम, पूर्व उत्तर? ये इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो माउंट एवरेस्ट से इधर किधर है? पूर्व दक्षिण में स्थित है। इसकी ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है?
88-48 ये सभी लोग जान रहे हैं, हालांकि इसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है नए डाटा के अनुसार। कंचनजंगा का कितना है 85, आपको 85 नेक्स्ट है आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां देखते हैं। अवसादी सेलों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये आप लोग को देखना है। तो अवसादी सेल क्रिस्टलीय होते हैं, अवसादी सेल जल में निर्मित नहीं हो सकती है, अवसादी सेलों की संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, अवसादी सेल स्तरों के निक्षेपित होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। यहाँ पर हालांकि आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन डी, ये कहीं कहीं मिस्टेक हुआ था, अब सुधार लिया गया है। अवसादी सेलों में स्तरों में निक्षेपित हैं, इसके संबंध को सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है, एक्सप्लोशन देख लेते हैं। अवसादी सेलों का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं किंतु यह सेलों के रवेदार नहीं होते। जीवाश्म पाए जाते हैं परंतु रवेदार नहीं होते। ध्यान रखिएगा, यह किस प्रकार के सेल होते हैं? जीवाश्म में पाए जाते हैं हालांकि इसमें, पर रवेदार नहीं होते। अवसादी सेलों का निर्माण यांत्रिक रूप से निर्मित, रासायनिक रूप से निर्मित या कार्बनिक रूप से निर्मित होती है, या किसी भी प्रकार से निर्मित हो सकती है। अवसादी सेल के संदर्भ में आपको यहाँ प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, अवसादी सेलों का निर्माण यांत्रिक रूप से, रासायनिक रूप से, कार्बनिक किस रूप से हो सकता है? तो तीनों प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको है, आप लोग को भी क्यूरी है, दिए गए नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट आप लोग यूज़ कीजिए www.yuktis.in गूगल पर, और हमें पाइएगा। ऐप जो अभी लोग तो डाउनलोड नहीं किए, ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए और रिव्यू जरूर दीजिए वहाँ जाके। 34वां देख लेते हैं, प्रश्न क्या है 34। निम्नलिखित में से आपको 34वें प्रश्न में निम्नलिखित स्थान में से, एक सेकेंड मुझे समय दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? आधार किस आधार पर हम किसी स्थान का मानक समय निर्धारित कर सकते? तो पहला है प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिट्यूड, देशांतर रेखा, लाइन ऑफ लेटीट्यूड, अक्षांश रेखा, लेटीट्यूड लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि, इंटरनेशनल डेट लाइन। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए होगा, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा को या प्रधान देशांतर के, इसका नाम बहुत जगह चेंज होता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा भी कहा जाता है, 3 रूप से ये नाम से जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच, रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरता है। इंग्लैंड के एक ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से होकर गुजरता है, जहाँ से मानक समय निर्धारित किया गया है। शून्य अंश देशांतर पर इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना कहा जाता है? तो 180। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितने देशांतर रेखाएं हैं और कितनी अक्षांश रेखाएं मानक आप लोगों को पृथ्वी का जो संरचना निर्धारण किया गया है उसमें जो माना गया है अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखाओं का ये कितने देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ किस किस से होकर गुजरता है? तो यूनाइटेड किंगडम अर्थात उसके बाद स्पेन, गुजरात, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, माली, टोगो और अंटार्कटिका, और भी 2 द्वीप से होकर गुजरता है। तो उसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यह कितने बार, या साथ ही ये साथ बताइए प्रधान रेखा कितनी बार अपनी दिशा परिवर्तित करता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अगले बार इससे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 35वां क्या है प्रश्न आपको। 35वां, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया है? तो आप लोग को ये प्रश्न में है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। तो प्रथम जब भी कहीं भी देखने को मिले सबसे पहले उसको आपको अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि प्रथम रहता है उसे प्रश्न बार बार देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए 15 अगस्त 1959, 17 नवंबर 1960, 18 दिसंबर 1665 और 15 जनवरी 1668, या कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी होगा, 17 नवंबर 1960। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना ज्वाइंट इंडो अमेरिकन टीम के सलाह पर की गई थी। तो यहाँ से प्रश्न ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यह किसके सुझाव पर बनाया गया था?
यह योजना आयोग के संदर्भ में, या तो भी कोई समिति का नाम दे देगा, या ज्वाइंट इंडो अमेरिकन टीम के सलाह पर। यह भी आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा किया गया। भारत का कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में है। तो जान रहे हैं पंतनगर कहाँ, उत्तराखंड में है। तो यह प्रश्न आपको पूछ सकता है। इसका मुख्यालय भी पूछ सकता है, कहाँ स्थित है ये भी पूछ सकता है। तो आप लोग इस एंगल से भी प्रश्न को देखें। इनका इस गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसी का नाम आपको देखने को मिलेगा, यह आपको नाम पूछ सकता है, तो इसे ध्यान में देखिएगा। यह विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि यहीं से बहुत से प्रयोग किए गए थे और किए भी जाते हैं। जिसके संदर्भ में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 36 है, रावी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस दर्रा से होता है, अर्थात पास जिसे कहा जाता है, किस पास से होता है, दर्रा से होता है। इसका सही उत्तर आपको क्या होगा, सही उत्तर इसका ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद बताया जाएगा। सिपली की दर्रा, लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, लिपुलेख दर्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपको रोहतांग दर्रा होगा। तो यह कहाँ से होता है, क्या होता है, इसके संदर्भ में देखते हैं। तो रावी नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा जिला है, जिले के रोहतांग दर्रे से निकल के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान में बहती हुई झांग जिले, अर्थात पाकिस्तान का झांग जिला की सीमा पर चिनाब नदी से मिल जाती है। तो यूपीएससी इस पर प्रश्न पूछा भी था, चिनाब नदी से कौन सा मिलता है तो पूर्व में। तो ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ से चिनाब नदी कहाँ मिलती है, रावी नदी, ये भी प्रश्न पूछ सकता है जब इससे प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में। तो आप लोग ध्यान से रखिएगा, प्रश्न कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कहाँ से क्या आ रहे हैं, तो इस पर रेगुलर आप लोग ध्यान रखना है। रावी नदी को लोह नदी भी कहा जाता है। तो आपको पूछ सकता है लोह नदी किस नदी का उपनाम है, और रावी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ, नदी समझौता हुआ है, किस वर्ष हुआ है, किस ईयर में हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ताकि और भी चीज़ें आप लोग सीखने को मिलता रहे और हमें भी पता रहे कि कौन से स्टूडेंट एक्टिविटी से रूप से जुड़े हुए हमसे रोज़ाना हमारे व्यू को देखते हैं, ताकि उनका स्पेशल मोटिवेशन किया जा सके, उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया जा सके और जो भी उनकी समस्या उनको दूर किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो आपको ये प्रश्न क्यों पूछा गया अभी पता चल जाए, क्योंकि हाल ही में यह कॉपर लिमिटेड चर्चा में रहा था अधिग्रहण के संदर्भ में। तो इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। तो 1 जुलाई 1952, 5 सितंबर 1955, 7 अक्टूबर 1960, 9 नवंबर 1967, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सेम आप लोगों का एक्सप्लेनेशन यहाँ भी है, इंग्लिश मीडियम वाले सेम फॉर्मेट है, तो इसे देख लीजिएगा। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन डी, 9 नवंबर 1967 को हुआ था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL भारत का सरकार प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 1967 को की गई थी, राजस्थान के खेतड़ी में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसका राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया था। आपको यहाँ से प्रश्न होगा, HCl उत्पादों के रूप में सोना, चांदी, सिलेनियम, निकेल सल्फेट, ट्रेलियम, सेलेनियम और उर्वरक का भी उत्पादन करती है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में इसका उत्पादन जो था वो किस क्षेत्र में कर रहा है, या उत्पादन यहाँ से प्रश्न पूछने को मिलेगा, क्योंकि इसके आंकड़े बदले हैं, इस बार बढ़ोतरी हुई है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का है उसका परफॉर्मेंस बढ़ा है इसके संदर्भ में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा प्रश्न है, जैसे भारत में हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष किस देश के सहयोग से की थी, स्थापना जो था किस देश के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन ए देख लेते हैं, जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन, उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपको स्विट्जरलैंड के सहयोग से किया गया है, इसका सही उत्तर है। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड भारत का सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान मशीन टूल्स से HMT
स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्थापित कब की गई थी? 7 फरवरी 1953 में। हालांकि अभी इसका उत्पादन बंद किया गया है। और एचएमटी लिमिटेड भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय के तहत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का विध्वंस है। वर्तमान में एचएमटी लिमिटेड 2 ऑपरेटिव सहायक कंपनियों के साथ होल्डिंग कंपनी के रूप में कार्य कर रही है। हालांकि इसका उत्पादन, घड़ी का उत्पादन बंद किया गया, पर एचएमटी कंपनी की और भी सहायक कंपनियां अभी भी चालू है, तो इसलिए प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड, जबकि खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी और घड़ियों के व्यवसायी के सीधे होल्डिंग कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किए जाते हैं। तो ये संबंध में आपको जानकारी दी गई, क्योंकि यह वेबसाइट से लिया गया है, इसके संदर्भ में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। 39 प्रश्न देखते हैं। बिहार में गंगा नदी की लंबाई निम्नलिखित में से कितना किलोमीटर है? यह प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि यह प्रश्न कहीं ना कहीं आपको डाटा वेरिफिकेशन के संदर्भ में है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, 520, 720, 1120, 1300 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर 425 है। इसका उत्तर ऑप्शन ई चला जाएगा। बांग्लादेश में इसकी लंबाई गंगा नदी की जो भारत से बांग्लादेश तक जाती है, कुल कितनी है? 25 किलोमीटर है। गंगा की कुल दूरी तय करती है। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? प्रधान शाखा जो भागीरथी है, जो गढ़वाल जिले के हिमालय गोमुख से निकलती है। गंगोत्री स्थान गंगोत्री हिमनद से होकर निकलती है। गंगा नदी इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। बिहार की गंगा बक्सर चौसा में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? चौसा में। तो बताइए यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर नेक्स्ट है कटिहार जिले के होते हुए झारखंड राज्य के साहिबगंज में प्रवेश करती है। बिहार में गंगा करीब 445 किलोमीटर की दूरी सफ़र तय करती है। इस प्रकार आप देखते हैं, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सभी आंकड़े दे दिए गए हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और गंगा घाटी कितनी 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को सिंचित करती है? तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, वृहद ज्वार आता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीसीएस के दृष्टि से, यूपीएससी की दृष्टि से और सभी दृष्टि से। थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्टवेयर थोड़ा कल एडिट हो गया था, कुछ ख़राब हो गया, जिसके वजह से यह थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा दिक्कत फॉल्ट आया होगा, तो उसे सुधारने का प्रयास किया गया है, कोऑपरेट कीजिए। वृहद ज्वार आता है। एक वृहद ज्वार के संदर्भ में 2 व्याख्याएं दी गई है। जैसे आपको जब सूर्य पृथ्वी तीनों एक सीध में आते हैं, या लघु ज्वार जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी समकोण पर आते हैं, तो इसके संदर्भ में आपको प्रश्न था। जैसे एक ठंडी रात हो, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में हो, या जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में होती है, या ऑप्शन डी जब चंद्रमा पृथ्वी सूर्य एक सीधी रेखा में हो, या उपरोक्त में से एक में कोई नहीं, या एक से अधिक, ऑप्शन ई जो होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीध में आते हो, ना कि ट्रायंगल हो, ना कि आपको जैसे सन यहाँ हो, मून यहाँ हो, या तो अर्थ यहाँ हो, इस तरह नहीं होगा। वृहद ज्वार जब भी आएगा तो आपको एक सीध में सारे होना, तो वृहद ज्वार के रूप में जाना जाता है। सागरीय जल के ऊपर उठकर तल में बैठने की क्रिया को ज्वार कहलाती है, जबकि विपरीत स्थिति को भाटा कहते हैं। ज्वार और भाटा जब नाम आप लोग जानते होंगे। इसके लिए सूर्य और चंद्रमा संयुक्त आकर्षण की शक्ति जिम्मेवार होती है, अर्थात जब एक साथ आते हैं तो आकर्षण की शक्ति बढ़ती है। ऐसा पूर्णमासी या अमावस्या का होता है, ये स्थिति बनती है। सूर्य चंद्रमा का आकर्षण शक्ति का अनुपात कितना है? ये भी आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है, विभिन्न एग्जाम में, यूपीएससी में पूछा जा चुका है, पीसीएस में पूछा जा चुका है। अनुपात कितना है दोनों के गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण शक्ति का? आप साथ ही साथ चंद्रमा का आकर्षण शक्ति सूर्य की आकर्षण शक्ति से कितना गुना अधिक है, यह भी आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ज्वार 2 प्रकार के होते हैं, एक वृहद ज्वार, एक लघु ज्वार। वृहद ज्वार कब होगा? जब सूर्य चंद्रमा तीनों एक सीध में हो। और लघु ज्वार कब होगा? जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी समकोण की स्थिति में हो। जब तीनों समकोण की स्थिति में होगा तो आपको लघु ज्वार उत्पन्न होगा, और जबकि एक सीध में होगा तो वृहद ज्वार की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इसके संदर्भ में आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
40 देख लेते हैं क्या है प्रश्न आप लोगों को। 40 प्रश्न हो गया। 41वां प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय IST जो है स्टैंडर्ड टाइम है, ग्रीनविच मध्य GMT में अंतर क्या है। इससे प्रश्न आपको पहले भी पूछा जा चुका है, पर यहाँ पर अंतर पूछ रहा है कि क्या अंतर है दोनों के बीच। IST और GST में GMT जो है भारत का मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, और प्लस ग्रीनविच का GMT का बीच अंतर क्या है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसे पूछने का अलग भी तरीका हो सकता है, तो आप लोग ध्यान से रखिएगा क्या प्रश्न पूछ रहा है, किस रूप से पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। 3 घंटा 3.5 घंटा 1/2 घंटा लिखा हुआ, इसका वो समझिएगा, आधा घंटा अधिक का बात हो रही है। 3.5 घंटा अधिक है, 5.5 घंटा कम है, 5.5 घंटा आगे है, या तो 4.5 घंटा पीछे है। तो इसका या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर सभी लोग जान रहे हैं, ऑप्शन सी होगा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अर्थात अगर 12 बज रहा है वहाँ पर ग्रीनविच पर, तो यहाँ पर कितना 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा इंडिया के टाइम से। तो इसी प्रकार आप लोगों को देखने को मिलेगा। मानक समय, भारतीय मानक समय पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो ग्रीनविच मध्य से 5 घंटा 30 मिनट से आगे है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या भारत का पूर्वी जो है, भारत का पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच कितने घंटों का अंतर होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच जो होता है समय, पूर्व में सूर्योदय और पश्चिम में सूर्योदय के बीच कितने घंटे का समय होता है? आप लोग या सूर्यास्त के संदर्भ में ही बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कितने घंटे का अंतर होता है या कितने मिनट का अंतर होता है, आप लोग ये बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? न्यूनतम साक्षरता की बात की जा रही है, इसके संदर्भ में ऑप्शन देख लेते हैं। बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर बिहार होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी आंकड़े आपको कम नज़र आ रहे होंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, पर आपको 2021 जनगणना होगी उसमें आपको आंकड़े बदले जाएंगे, बदले रहेंगे, क्योंकि बहुत से सुधार बिहार में हुए हैं, आंकड़े बदले हैं भी हैं। तो भारत का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% है, जबकि बिहार में कुल साक्षरता दर कितना 60.80% है। ये आंकड़े जरूर आप लोग याद रखिए, यहाँ से प्रश्न जरूर इस बार देखने को मिल सकते हैं। बिहार में पुरुष साक्षरता कितना है? 71.20। तो आप लोग तीनों आंकड़ा याद रखना है। कुल कितना है? 61.8। फिर उसके बाद पुरुष साक्षरता कितना है? 71.20, और महिला कितना है? 21.50। तो आप लोग को प्रश्न यहाँ से ही पूछ सकता है कि पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बीच अंतर कितना है, या बिहार की साक्षरता की कुल दर जितना है उसमें महिला साक्षरता के दर के बीच में अंतर कितना है, ये भी प्रश्न आपको हो सकता है। इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा अगर ट्रिकी क्वेश्चन करेगा बिहार तो। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला की साक्षरता दर कितना? 52.12%। तो इसके बाद जस्ट राजस्थान आता है। राजस्थान का जबकि साक्षरता दर कितना है, आपको यहाँ एक आंकड़ा देखने को मिलेगा, ये कुल साक्षरता दर वहाँ पर इतना है। तो इसके संदर्भ में आंकड़े दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो आप लोग को इस प्रकार से भी प्रश्न देखने को मिलेगा, या प्रैक्टिस कीजिएगा इसमें। कोई शहर का नाम होगा, वो किसी देश की राजधानी के संदर्भ में पूछ सकता है। हालांकि राजधानी ही डायरेक्ट पूछता है, पर ट्रिकी करने के लिए आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, और आप लोग को इसी पर प्रैक्टिस भी करना है। कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर ऑप्शन ई नहीं रहता तो आप लोग आसानी से मार लेते, पर ऑप्शन ई दिया हुआ है, तो इसके संदर्भ में आप लोग को देखना है, ध्यान देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सिडनी। तो उपयुक्त विकल्प में सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की और रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। तो इसके संदर्भ में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसे भी प्रश्न की तैयारी आप लोग को करनी है
करेंसी के संदर्भ में भी आप लोग को ऐसे ही तैयारी करनी है, किसी की डॉलर करेंसी पूछ सकता है, इसके संदर्भ में आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 44वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संमिलित नहीं है, यानी मिलान करिए इसमें कौन सा मिलान सही नहीं है। आप लोग को ऐसा भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो वेमनाड केरल, डल कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश, लोकटक मेघालय, निम्नलिखित में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर आपको डी होगा, लोकटक मेघालय, क्योंकि यह कहाँ है, यह आपको मणिपुर में है, न कि मेघालय में होगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। लोकटक भारत में ताज़े पानी का सबसे बड़ी झील है। यह झील मणिपुर के राजधानी इम्फाल में लगभग कितना किलोमीटर, 48 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील है। इसका पिक आप लोग देखिएगा गूगल पर सर्च करके, तो इसे समझ पाइएगा। हालांकि वीडियो क्लास जब चलेगी स्मार्ट टीवी पर चलेगी, स्मार्ट क्लासेस बन रही है, तो उस पर आप लोग ये सब चीज़ें आंकड़ा दिखाया जाएगा। अभी फ़िलहाल कोऑपरेट कीजिए, बहुत जल्द ये सब चीज़ें आप लोग के लिए लाई जा रही है। पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी ताजे की झील पानी है, जो कि पूर्वोत्तर में भी इस पर तैरते हुए विशाल हरित घेरों के वजह से इसे तैरती हुई झील कहा जाता है। यह घेरा के रूप में यह झील है, अर्थात किनारे किनारे घास है, बीच में पानी है, फिर किनारे किनारे घास है और बीच में पानी है। तो इस प्रकार से यह घेरा है और ये सब सटा हुआ है एक दूसरे से, तो इसलिए इसे तैरता हुआ झील का संज्ञा दिया गया है। आप लोग पिक्चर देखिएगा एक बार। नेक्स्ट है प्रश्न और लास्ट प्रश्न है ज्योग्राफी का, उसके बाद आपको नेक्स्ट सेशन आपको कल मिलेगा। उससे पूर्व जो भी अभी लोग हैं वो आप लोग वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट देखिए, वहाँ पर युक्ति के द्वारा आप लोग क्या प्रोवाइड कराया जाए, कितने दरों पर आप लोग इंडिया का सबसे सस्ता रेट पर आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही सारी चीज़ों सबसे न्यूनतम फी पर रखा गया है। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए, देखिए गूगल प्ले से आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए और रिव्यू से ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ में जो दिया गया कॉन्टैक्ट उससे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस बार कोड को स्कैन कीजिए और हमसे टेलीग्राम पर क्विज चलाया जाता है, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखते हैं ज्योग्राफी का। निम्नलिखित में से विचार करें, कौन है? कथन ए, लघु ज्वार भाटा समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्न तथा निम्नतर और निम्न ज्वार समानता उच्चतर होता है। नेक्स्ट है कारण इसका कथन ए। कथन बी देखना है आर, लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्रमा के स्थान पर 9 चंद्रमा के समय आता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको कथन करनी से भी पूछ सकता है। तो इसका उत्तर देख ले, कूट क्या होता है, कोड इसका क्या है, ए और दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है पर गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से कौन होगा? तो इसका उत्तर सही सी होगा, ए सही है पर बी गलत है। तो इसे देख लेते हैं क्या है। तो जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तो अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर प्रश्न जो पूछा गया तो उसमें पूछा भी था, बताया भी था, उनकी शक्ति कारण दीर्घ ज्वार आता है। तो दीर्घ ज्वार कब आता है? जब एक सीधी रेखा में हो। ऐसा पूर्णमासी अमावस्या के दिन होता है। इसके विपरीत जब सूर्य पृथ्वी के समकोण पर होते तो निम्न ज्वार आता है। तो समकोण पर क्योंकि बढ़ जाता है, आप लोग जान ही रहे हैं कि शक्तियों का विभांतर हो जाता है, इसके समय निम्न ज्वार आता है। यह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 7वीं या 8वीं को देखा जाए। ऐसी स्थिति कब देखी जाती है? कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के 7वीं और 8वीं को देखा जाता है, क्योंकि इस प्रकार की स्थितियाँ वहाँ उत्पन्न होती है। लघु ज्वार के समय उच्च ज्वार समान 20%, निम्न ज्वार समान दर से 20% उच्चतर होता है। तो यह परसेंटेज आप लोग याद रखिएगा, कौन किससे ज़्यादा है। तो ये प्रश्न आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। इसी के साथ नेक्स्ट जो सेशन होगा वो जल्द से जल्द आएगा आप लोगों को। तो चलिए, इससे तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए और ऐप डाउनलोड करिए, ज़रूर देखिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, रिव्यू दीजिए। सारे चीज़ों को जो बेनिफिट आप लोगों को दिया जा रहा है युक्ति के पोर्टल पर, युक्ति के IAS के वेबसाइट पर, आप लोग उसका बेनिफिशरी लें, उसका उपयोग करें ताकि बेहतर तरीके से आप लोग चीज़ों को तैयारी कर सकें। अब 399 में आपको 2000 टेस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका ज़रूर आनंद ले, मज़ा ले और अपने तरीके से तैयारी करें। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।